एपिसोड 1। रक्स से जनून। बेचारन देवता को मनाने के लिए रक्स कर रही थी। देवता के दर्शन की आशना इसके बंद बंद में करवटें ले रही थी। इसका धड़कता हुआ बदन तलब की आग में झुलस रहा था। इसके नाचते कदमों की धमक से मंदिर का संगार सीना धड़कता था। घुंघरों का शोर सिलनजदा तरीक फिजा में फंकारता था। हर गुजरते लम्हे के साथ इससे रक्सा पैरों की जनश फिजा तर होती जा रही थी। पथरीले चबूतरे के सामने नाचते हुए वो हर शय से बेनियाज थी। नंगे पैरों के संगीन फर्श से टकराने पर तल्लों से पंडोलिया की जानब उठती दर्द की ठेसे भी इसके रक्स को मध्यम नहीं कर पा रही थी। हर बारीक बस्ता फर्श से पांव छूने पर पहले से बढ़कर तकलीफ दे एहसास होता, लेकिन ना तो इसकी उंगलियां सुड़कती, ना ही चेहरे के आजाद खींचते। इसके रक्स में किसी मुंह जोर पहाड़ी चश्मे जैसी दीवानगी थी। सनम गुंदा की दीवारें एक लग दूर हटती महसूस होती तो अगले पल एक दो दर्जे में मुतखम होने लगती। घूमता और डोलता मोह स्याही माइल सुर्खी में मलफूफ नजर आता था, जैसे इसकी आंखों की रगें फट गई हो, जैसे इनसे लहू रिसने लगा हो। वो नाचती रही, इसकी सांसें तन का संग छोड़ने लगी, एसाब गीली रेत की तरह बोझल हो गए। वो रक्स करती रही, इसके तलों में परछाइयां खुब रही थी। टूट कर बिखरते हुए घुंघरू इसके पैरों तले आते को जल्दी उधेड़ जाती। उंगलियां पैरों से जुदा हुई जाती थी। इसके पैरों से खून रिसने लगा। मंदिर के फर्श पर शंगरीली धब्बे भरने लगे थे। वो नाचती रही, पैरों से बहता हुआ लहू जिस्म की चीखती हुई हड्डियां और टूटती रगे इसे रुक जाने पर मजबूर कर रही थी, निढाल होकर गिरने पर माइल कर रही थी। मगर वो नाचती रही। वो ठान चुकी थी कि देवता को मनाने की खातिर जीवन दान करने से भी नहीं हिचकिचाएगी। रक्स में एक ऐसा लम्हा आया जब मंदिर की हर शह ने वजूद का लिबादा उतारकर अदम की चादर ओढ़ ली। सिर्फ दासी रह गई और देवता एक भूतर अंधेरे में लिपटी वो रक्स कर रही थी। जात के सहरा से सब इंग्लिस्तान सारे काफले मिट चुके थे। एक मुकद्दम सन्नाटा चारों ओर फैलता गया। देवता के सिवा वो हर शह से रिश्ता तोड़ चुकी थी, हर दर्द हर तकलीफ से मावर हो चुकी थी। इसके रक्स का नुक्ता अरूज था। फिर एक मकाम पर वो ये भी भूल गई कि वो किसके लिए नाच रही है। इस मजनूना रक्स का मुहर्रिक क्या है, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। अब इसका जिस्म इसके हथियार में नहीं रहा था। वो किसी एक अज़ू को भी अपनी मर्जी के ताबे नहीं पाती थी। फिर एक होलनाक करकराहट सुनाई दी, जैसे कोई तसल्लम टूट गया। इसके वजूद से लिपटी नादीदा जंजीरों के आहनी पल खुल गए हों। इसके नाचते पांव थम गए। बुत कद्दा डोल रहा था। पथरीली दीवारों में दरारें बन रही थी। छत झुकी चली जा रही थी। खून टपकाती आंखों से इसने बमुश्किल देखा कि शांत आसन में बैठे देवता ने पहलू बदला था। देवता दर्शन देने आ चुके थे। इसकी तपस्या के कारण बंद खुल गए थे। देवता की बंद आंखों के संगी वो पुटे थरथराए और आंखें चढ़ाकर कानों तक खुल गई। तब पहली बार इसे खौफ महसूस हुआ। मंदिर की मुकद्दस फिजा में अजीब तरह की कसाफत खुल गई थी। पाकीज़ा सकूत तार तार हो चुका था और हर गोशे से वहशत के सिपोलिए रेंगते हुए इसके कदमों में सरसराने लगे थे। तब बेचारन को अदराक हुआ कि वो ऐसा नहीं चाहती थी। असल में इसकी ख्वाहिश ये नहीं थी। इसकी खुशी मकसूद इसी में पोशीदा थी कि वो देवता को मनाने की खातिर रक्स करती रहे, दीवाना वार नाचती रहे और देवता ना माने। वो बिनती करती रही, तड़पती रहे, सिसक सिसक कर फना हो जाए और आस पूरी ना हो। देवता मान गए थे, दर्शन देने आ चुके थे, तो इसके दिल में सहम बैठ गया था। देवता संगास चबूतरे से कदम उतार रहे थे। चिरानों में रखे हुए पूजा की आरती के फूल खून आलूदा फर्श पर बिखर गए थे। इसने भागने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाई। मंदिर का दरवाजा मध्यम हो चुका था। बाहर निकलने की राह मसदूद हो गई थी। लम्हा ब लम्हा देवता इससे करीब तर हो रहे थे। इसने दूर हटाना चाहा और लड़खड़ाकर ढेर हो गई। तब इसे याद आया था कि इसके पांव लहूलुहान थे। इसमें एक कदम उठाने की सक्कत ना थी। दासी ये बात फरामोश कर बैठी थी कि देवता जब तलक संगान पर विराजमान रहे, साकत और जामद हो, फरियादो इल्तिजाओं से बेनियाज रहे, देवता होते हैं। और जब सांस लेने लगे, जमूत टूट जाए, तो वो देवता नहीं रहते, इंसान हो जाते हैं। और इंसानों से खौफ तो आया ही करता है। जेठ की गुलाबी शाम सलवानी कुंभा ओढ़े रेवड़ी की नीम पुख्ता दीवार से लिपटी सिसक सिसक कर दम तोड़ रही थी और इसका गुलाबी रंग पिघल पिघल कर हमजात रंग के तारीक सियाल में घुलता जाता था। इस मिटी हुई शाम की नीम जान आंखों में
गजब की उदासी थी। मगरिब की अजानों को तमाम हुए कुछ वक्त बीत चुका था, मगर शही निशानियों और ऊंचे पेड़ों की आखिरी फनकों में अब तक मौसमों के खुशहलानी का लम्स ठहरा हुआ था। वो बहुत देर से बेहिस हरकत लेटी इमली के पत्तों की सब्ज रंगत को गहरा होते हुए देख रही थी। इसकी साकत आंखें गहरी शाखों में उलझते अंधेरों के आसेर भरे बहनाओं पर जमी थी। मगरिब की अजानें इसकी समातों पर बहुत धीमी सी दस्तक देकर लौट गई थी। इतना इर्ताश भी पैदा ना हुआ था कि इसकी निगाहों का जाविया बदल सकता। अम्मा इसकी पानपीर पर बैठी बासी रोटों के कचूते बना बनाकर मुर्गियों की जानिब उछाल रही थी। कनीज हैंडपंप का उखड़े हुए रोगन वाला गड़गड़ाता हुआ पैंडल दोनों हाथों में थामे इसे एक झटके से फिजा में उछालने के बाद जिस्म के पूरे जोर से नीचे की जानब दबा देती। पित्तल की झुंझरी के पेंदे से टकराती पानी की धार की घर घर, नलके के हत्थों की कूक छोड़ो और कचोंदों पर छपती मुर्गियों की कटकट की आवाजें इसके चारों ओर हकोरे लेती कुछ बावर करवाने की कोशिश में सर पीट रही थी, मगर कोई ऐसा होल इसके गिर तना था जो किसी भी आवाज को इसकी असर शिद्दत के साथ इस तक पहुंचने से रोक रहा था। नी ईशु उठ, नमाज पढ़ ले। अम्मा की आवाज से गैर मरी होल में दरार पड़ी थी। सारी आवाजें बेकरार होकर इसकी समातों की तरफ भागी। ईशु उठ, नमाज पढ़ ले। बूढ़े नलके के चीखते हुए सीने से हामती खांसती आवाज ने इल्तिजा की, नमाज पढ़ ले, उठ जा नी। मुर्गिया ने रोटी के टुकड़ों से मुंह फेर लिया और एक हांग होकर इसे पुकारने लगी, उठ जा, नमाज पढ़ ले। पानी की धार कान की लू से चिमट कर नाक की तरफ फंकारने लगी, नमाज पढ़ ले, उठ, नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, नमाज। इमली की शाखें सरसराती हुई आवाज में चिल्लाने लगी। रेन बसेरा करने वाली चिड़िया शोर मचाने लगी। इसने करवट बदलकर एक नजर अम्मा को देखा, मगर उठकर ना बैठी। उठ जा मेरी धी, वेला वक्त तंग पड़ता जा रहा है। भांगों को तो बड़ा टाइम हो गया, शाम की नमाज का वक्त तो वैसे भी थोड़ा होता है। वो खामोश रही और कच्चे फर्श को उंगली से खरीदने लगी। उठ जा नी, कैसे लक कमर तोड़ के पड़ी है। अम्मा ने इस बार आवाज में तहक्कम समो कर कहा था। वो आहिस्ते से उठी और पांव स्लीपर में घसीट कर ढीले कदमों से चलती नलके के पास चली गई। किंजा ने झुंझरी उठाकर करीब खड़ी अजमत के सर पर टिकाई, जैसे इसने एक हाथ से थाम लिया था। जाते हुए मिस्त्री अफसर के घर पैगाम देती जाना, आके हमारा नलका ठीक कर जाए। अल्लाह जाने क्या नुक्स पड़ गया है, कभी कभी तो बिल्कुल गारा कीचड़ आने लगता है। मेरी मिट्टी, अब्बे को 4 दफा याद करवाया, पर अब्बा को कुछ याद रहे तब ना। अजमत सलाम करके पलट गई तो वो आयशा की जानिब मुतवज्जह हुई, जो एक हाथ नलके के हत्थे पर रखे चुपचाप खड़ी थी। चल आगे हो, वजू करना है कि नहीं। वो चौकी घसीट कर बैठ गई तो कनीज बांधना और साबन की टिकिया इसके करीब रखकर नलका चलाने लगी। कनीज, सबसे निक्का चूचा छोटा चूजा गली में निकल गया है, भाग के जा, किसी साइकिल के नीचे ना आ जाए। अम्मा की घबराई आवाज पर वो तेजी से भागी। चूजे को डरबे में बंद करने के बाद जब वो लौटी तो आयशा को देखकर ठिठक गई। वो अब तक चौकी पर बैठी बड़े नाज से झाग के गोले बनाने में मशगूल थी। वो साबन के उजाले सफेद और नरम झाग को चेहरे, हाथों और बाजू पर मलती। कुछ देर बाद हाथों को ऐसे जनस देती जैसे रगड़कर मैल उतार रही हो, फिर ठंडे पानी के छपाकों से सफेद बुलबुलों को झाड़ डालती और नए सिरे से यही अमर दोहराने लगती। वो कुछ देर यूं ही खड़ी इसे अनदेखे मैल धोते देखती रही और फिर इसके करीब जाकर नलके के गिर्द जमी हुई पुख्ता ईंटों के मंडेर पर बैठ गई। कौन सा मैल जमा है तेरे पेंडे पर जिसे धो धोकर हलकान हुई जा रही है। वो इसकी तरफ देखे बिना बस दूर कोहनियों पर साबन मलती रही। तुझे क्या हुआ ईशु, नमाज में सुस्ती तो कभी नहीं की तूने। कल तो उन्हें फजर की नमाज कज़ा कर दी थी, अब मगरिब के वक्त बेफिक्री बैठी साबन से खेल रही है। सूरज छुपे तो बड़ी देर गुजर गई है, अब कहाँ वक्त रहा है नमाज का। इसने एक लाताल्लुक नजर कनीज के चेहरे पर डाली और पैरों की उंगलियों में खुशदार झाग को रगड़ने लगी। तो बोलती क्यों नहीं, गंभीर से आकर कितनी गुमसुम हो गई है। खुदा जाने तुझे क्या होता जा रहा है, ना बोलती है ना हंसती है, कहीं बाहर भी नहीं जाती। अस्मा कितनी बार आ चुकी है बुलाने के लिए। आपा की तेल मेहंदी से रुखसती तक हर रस्म में वो और इसकी बहनें हमारे साथ साथ रही हैं, बिल्कुल सगे रिश्तेदारों की तरह। और अब इनकी खुशी का वक्त है तो ये साबन की जान तो छोड़ दे। खनीज ने झुंझला कर इसके हाथ से साबन की टिकिया ले ली। तुझे क्या वहम हो गया है, एक हफ्ते में तूने 4 टिकिया साबन की घोल डाली हैं।
क्या बला चिमट गई है तेरे जिस्म से, जिससे मल मल कर उतारती है? वो खामोशी से उठी और एक हाथ से नलके का पंडल चलाते हुए दूसरे हाथ से शलवार का पोंचा सरकाकर झाग में मलफूफ पांव धोने लगी। पैर धोकर वो मुड़ी तो कनीज ने कंधे पर हाथ रखकर रोक दिया। तेरा ध्यान किधर है? सर का मसा तो किया ही नहीं तूने। इस बार भी कोई जवाब दिए बिना इसने हाथ का चल्लू बनाकर नल के नीचे कर दिया। कनीज ने हत्थे को जोर से नीचे की दादम दबाया और इसकी ओक में बदरंगा पानी गिरा। आयशा तेजी से हाथ झटक कर पीछे हटी। फिर वही मुसीबत, अब बस इस नलके का पानी नहीं इस्तेमाल करना, घर में कोई बीमारी ही ना हो जाए। बिजली घड़ी मुड़ी बार बार ना आ जाए तो कोई दुख ही नहीं। मोड़े के पानी से 5 मिनट में टैंकी भर जाती है। आयशा ने हाथ को सूंघा और दुपट्टे से साफ करते हुए इसकी तरफ यूं देखा जैसे पहली बार देख रही हो। इस पानी से बू आ रही है जैसे गटरों से आती है। ये पानी नापाक है, नजस है, इससे वजू कैसे हो सकता है? वजू तो हुआ ही नहीं, नमाज कैसे पढ़ू? बंदा पाक ही ना हो तो नमाज कैसे पढ़े? कनीज ने बेध्यानी से इसकी बात सुनी। वो इस नीले से निशान को बहुत देख रही थी जो दुपट्टा से रखने पर इस आयशा की हथेली की हड्डी पर नजर आया था। इसने हाथ बढ़ाकर दुपट्टा हटाना चाहा तो आयशा ने एकदम इसका हाथ झटक दिया। वो इसकी नजरों का जाविया जान गई थी। नील कैसे पड़ा तेरी गर्दन पर? इसने मुतजब होकर पूछा। आयशा के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। फंसी फंसी आवाज में मुश्किल बोली, गिर गई थी। कैसे गिर गई? मुझे नमाज पढ़नी है। इसने दुपट्टे को सर और गर्दन के गिर्द सख्ती से लिपटा और कनीज को हैरान छोड़कर कच्ची सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। बरसाती में अंधेरा था। इसने टटोलकर देव चिराग तान पर से माचिस की डिब्बियां ढूंढी और हाथ जली मोमबत्ती रोशन की। मोमबत्ती की जर्द रोशनी में चारपाई पर से तय हुई जानिमाज उठाकर फर्श पर बिछाई और किबले रो खड़ी हो गई। तकबीर के लिए हाथ उठाए लेकिन कंधों तक जाने से कबल ही ढीले छोड़ दिए। जानिमाज को दोबारा तय कर चारपाई पर रखा और डेट पर जलती मोमबत्ती फूंक कर मार कर बुझा दी। कुछ देर वो यूं ही बरसाती की अकलौती खिड़की के सामने खड़ी रही। दोहरी दीवारों पर हफ्स पंजे गाड़े बैठा था। इमली की शाखें बिल्कुल साकत थी। चिड़िया भी खामोश हो चुकी थी। सुरमई आसमान पर इक्का दुक्का तारे दिखाई दे रहे थे मगर वह बुझे बुझे से लग रहे थे जैसे बर्फ के बेजान टुकड़े हों। रोशनी से हारी और सर्द वो झुलसे फर्श पर बैठी थी और सिर की पुष्ट दीवार के साथ टकाकर धीरे धीरे से बड़बड़ाने लगी। मैं क्या करूं? कैसे नमाज पढ़ूं? कैसे तेरे सामने हाजिरी दूं जब तू ही ना चाहे, जब तेरे ही रजा ना हो तो मेरी क्या मजाल है? मैं तो तेरी पुकार पर भागी चली आती थी। तूने खुद ही रास्ता रोक दिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा दिल किस कदर जखीरा था, कैसी कैसी दुआएं फूटती थी, अब पता नहीं। इसकी आवाज भर गई। गले में बेशुमार आंसू आ बैठे थे। पता नहीं क्या हुआ, मुझसे कहाँ खता हुई। तेरी मर्जी तू जाने। मैं तो सारी जिंदगी तेरे हुक्म के मुताबिक चलने की कोशिश करती रही। अब कौन सा गलत कदम पड़ गया मुझे कुछ खबर नहीं। मैं इस गंदे जिस्म के साथ तेरे सामने कैसे आऊं? ये गलीज हाथ उठाकर कैसे कुछ मांगू? मुझे तो दुआएं मांगने का ढंग भी भूल गया है। इसके रुखसारों पर मुसलसल पुरहिद्दत कदरे फिसल रहे थे पर मांगना भी तो कुछ नहीं। अब क्या मांगूंगी? मांगने के लिए कुछ भी तो नहीं रहा। इसने दुपट्टा सरकाकर फंसले की हड्डी को आहिस्ते से छुआ। दर्द की एक लहर ने इसे कराने पर मजबूर कर दिया था। आपको फिर हेलुसिनेशन? डॉक्टर फरख ने बात शुरू की ही थी कि वो भड़क कर बोल पड़ी। हेलुसिनेशन? नहीं, हरगिज नहीं। मैंने कोई डरावना ख्वाब नहीं देखा। मुझे कोई वहम नहीं है। आपको मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? इस तरह से तो आपका और मेरा वक्त जाया हो रहा है। जब आपका मुझ पर एतबार ही नहीं तो फिर इस लंबी चौड़ी बातचीत का फायदा? इसने नाखून चबाते हुए बेचैनी से पहलू बदला। डॉक्टर फरख ने तहम्मुल से इसकी बात सुनी और ठहरे हुए लहजन में बोले, अगर मैं मोहतात अंदाज में बात करूं तो मुझे यूं कहना चाहिए कि पहली बार कब आपको शुबा हुआ कि आपके साथ ये मसला हो गया है? ये सब बेफायदा है, इससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। मेरी प्रॉब्लम जिस नौयत की है इसके लिए किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की कोई तुक ही नहीं है। वो मुझे जबरदस्ती लेकर आया है, जो बाहर बैठा मुझ पर पहरा दे रहा है। मेरी साफ कोई आपको बुरी लगेगी लेकिन मैं इस सारे सिलसिले को बिल्कुल फजूल समझती हूँ। भला एक माहिर नफ्सियात इस किस्म की बीमारी का इलाज कैसे कर सकता है? बातें करने से तो ये मसला हल होने वाला नहीं।
वो चंद लम्हों के लिए खामोश होकर दीवार पर टंगी तस्वीर को घूरती रही और फिर अचानक बोली, क्या ये सच है कि कोड़ी के हाथ पांव और दूसरे जिस्मानी अज़ा गल सड़ कर गिर जाते हैं, जिस्म से अलहदा हो जाते हैं, जैसे फूल सूख कर शाख से झड़ जाए? क्या वाकई? क्या आप मुझे ऐसा कोई जख्म या निशान दिखा सकती हैं जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो जजाम के बायस नमूदार हुआ है? हैरत है, मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरा चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा? क्या ये सबूत काफी नहीं है? ये भी देखिए। इसने आस्तीन हटाकर बाजू इसके सामने कर दिए। ये सफेद निशान मेरे सारे जिस्म पर ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही धब्बे बन गए हैं और मेरी दिल बेहिस हो गई है। कोड़े में ऐसे ही तो होता है, मुझे भी दर्द नहीं होता। आप चाहे छुरी से यहाँ पर जख्म लगा दे। इसने अपनी बेदाग कलाई पर उंगली रखकर तेज आवाज में कहा और स्पंज में से एक सुई निकालकर बाजू की जिल्द में घुसेड़ दे। देखे, मुझे दर्द नहीं होता, ये देखे, मैं सच कहती हूँ, मुझे बिल्कुल कोई एहसास नहीं हो रहा। वो गीली आंखों के साथ सुई पर दबाव डालते हुए घुटी घुटी आवाज में बोली। इसके हाथ की उंगलियां सख्ती से भींची हुई थी। डॉक्टर फुर्रख पुरसुकून चेहरे के साथ बैठे इसके बाजू से फूटते हुए खून की सुर्ख बूंदे को देखते रहे। इन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। ये लीजिए। इन्होंने टिश्यू खींचकर इसकी तरफ बढ़ाया और कुर्सी से उठते हुए बोले, अगर आपको घुटन महसूस हो रही हो तो मैं ये खिड़की खोल दूं? इसने कोई जवाब नहीं दिया। टिश्यू पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए वो इनके मुतरिक स्याह बूटों को साकत पलकों के साथ घूरती रही। आपको अल्लाह के वजूद पर यकीन है? इस बार इसकी आवाज खासी मुहद्दम थी। मेरा मतलब है, आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि वो है और जो चाहे कर सकता है? आपने कभी इसे महसूस किया है, इसकी मौजूदगी को? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? खिड़की के पटवार करके वो दोबारा रिवॉल्विंग चेयर पर आ बैठे और इसकी तरफ देखकर एक तवील सांस भरी। बहुत दफा, शायद हर रोज, मैं रात को बिस्तर में जाने से पहले अपने अगले दिन की बेहतरी और आसानी के लिए दुआ मांगा करता हूँ और किसी एक रोज भी मेरे दिल में ये शक पैदा नहीं होता कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही। मुझे लगता है जैसे वो बहुत करीब हो और बड़े नाक से मेरी बात सुन रहा हो। आप झूठ बोलते हैं। इसने तंदो लहजे में इनकी बात काट दी। मुझे किसी वज़्ज़ो की तरह मत समझाइए। मैं किसी आम इंसान की बात सुनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप इस पर यकीन नहीं रखते। अगर आपको इस पर ईमान होता तो आप इतने शानदार दफ्तर में कीमती सामान के बारे में घिरे ना बैठे होते। अगर आपको इसकी प्रशंसा का खौफ होता तो आप में इतनी रुआनत ना होती, ऐसा तकब्बुर ना होता। आपको तो पता है वो यही मौजूद है, यही कहीं इसी दफ्तर में, लेकिन वो मेरी तरफ नहीं देखता। वो एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखता। मेरी सूरत इतनी मकरूह है कि वो मुझ पर नजर नहीं डालता। जो अल्लाह जो छोड़कर अपनी ख्वाहिश की इबादत करते हैं, इन सब की शक्लें मेरी जैसी हो जाती हैं। बहुत से कूड़े फिर रहे हैं गलियों में, सड़कों पर, बड़े बड़े प्लाजों में, बंगलों में। सबका कोड नजर नहीं आता। किसी ने खूबसूरत चेहरे पर छुपा रखा है, किसी ने दौलत के भीड़ में, किसी ने मर्तबे का पर्दा थाम रखा है। कोई, मुझे लगता है आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते। आपके चेहरे पर बेजारी है। वो मुट्ठी में बेंचे हुए टिश्यू पेपर के टुकड़े मेज की सतह पर फेंक कर चिल्लाई, मैं आपकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ। आप बोलती रहें, जो आपके दिल में है कह डालिए। जब किसी घिनौने और मकरूह गुनाह का इरादा करते हैं तो वो रोक क्यों नहीं देता, दिल क्यों नहीं फेर देता? छोटी सी नेकी करने की खातिर इतनी मुश्किलात क्यों सहना पड़ती हैं? नेक लोगों का रास्ता आसान क्यों नहीं होता? वो आंखों पर हाथ रखकर सिसकने लगी थी। डॉक्टर फर्रख ने इसे तसल्ली देने के लिए कुछ नहीं कहा। वो पुरसोच निगाहों से इसके झुके हुए सर को देखते रहे। कुछ देर बाद इसने चेहरे से हाथ हटाए तो इन्होंने एक टिश्यू पेपर इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस बार इसने टिश्यू पेपर नहीं लिया था। मेरे ख्याल में आपको तब्दीली की जरूरत है। बेहतर होगा आप कुछ रोज के लिए कहीं चली जाए। इन दिनों भलाई सरहद में बहुत अच्छा मौसम होता है। आप तफरीह का प्रोग्राम बनाएं, चाहे 3-4 दिनों के लिए ही सही। कभी आपने अपना घर तब्दील करने के बारे में सोचा? किसी ख्याल के तहत इन्होंने पूछा। पता नहीं, जवाब मुख्तसर था। घर तब्दील करना आसान नहीं होता। आजकल तो मुनासिब जगह पर मकबूल रिहाइश मिलना किसी मौजे से कम नहीं। आप कम से कम बेडरूम तब्दील कर सकती हैं, कमरों की सेटिंग चेंज कर दे, फर्नीचर की तरतीब, पर्दों का रंग, कुछ नई डेकोरेशन पीसेस, कोई एक इंडोर प्लांट, कोई तस्वीर वगैरह। इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियां लाते रहना चाहिए।
ایک ثانیہ سے اپناہٹ پیدا ہوتی ہے، تبدیلی اکثر مثبت نتائج فراہم کرتی ہیں۔ جزام جھوٹ کا مرض ہے شاید۔ اس نے کرسٹل کا پیپر ویٹ اپنے قریب کھسکایا۔ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتا ہے، مجھے لگتا ہے اس نے مجھے اس بیماری کے جراثیم منتقل کیے ہیں، وہی جو باہر بیٹھا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے راز درانہ ہو گیا۔ آپ نہیں جانتے، مگر ابھی تک کسی کو بھی شک نہیں گزرا۔ دراصل اسے بھی کوڑ ہے۔ میں نے خود اس کے گلتے ہوئے زخموں میں سفید سفید کیڑوں کو رینگتے دیکھا ہے۔ اس پر اتنی مکھیاں بن بنا رہی تھی جیسے وہ ایک سڑا ہوا پھل ہو۔ ان کی بن بناہٹ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، کہیں مجھے کہنا آ جائے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک باقی لی۔ لچیلے کیڑے اس کا گوشت چاٹ رہے تھے، سخت بدبو تھی، تافوں سے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں میرا بچہ ایسے ہاتھ میں پتا نہیں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ مردہ ہو، جیسے میں بے جان گوشت کا لوتھڑا اٹھائے پھرتی ہوں۔ لیکن نہیں، مجھے آپ سے کسی سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خاموش ہو کر ناخن چبانے لگی۔ میں ضرور سننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فرخ کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہوئے جیسے اس کے اس طرح خاموش ہو جانے پر انہیں افسوس ہوا ہو۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھماتی رہی۔ جس وقت کا آپ ذکر کر رہی ہیں، سوچ کر بتائیے کہ ان لمحات میں آپ کو اپنے شور سے کراہت محسوس ہوتی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ بہت نیچرل ہے۔ وہ پیپر ویٹ کو مزید تیزی سے حرکت دینے لگی۔ آپ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں؟ کیا آپ کو مختلف لوگوں سے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے؟ یا کبھی آپ کو اپنے شوہر سے خوف محسوس ہوا ہو جیسے وہ آپ کے دشمن ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ جس شخص کے ساتھ بہت عرصہ رہتے آ رہے ہوں، اچانک وہ بالکل اجنبی لگنے لگتا ہے، کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے ایلین دشمن کی طرح۔ وہ اس بار بھی چپ رہی۔ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، دلیل کی زبان سمجھ سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے اپنے شوہر پر مکھیوں کو بمبارتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے شوہر بیڈ روم میں تھے؟ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ وہ یقیناً رات کا وقت ہوگا۔ آپ کے بیڈ روم میں ایئر کنڈیشنر تو ہوگا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے ہونٹ یوں آپس میں پپوس تھے جیسے وہ ہمیشہ چپ رہنے کا تہیہ کر چکی ہو۔ کیا آپ کسی طرح مجھے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ایئر کنڈیشن بند کھڑکیوں والے بیڈ روم میں مکھیاں کیسے آ گئیں؟ آپ مسلسل یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے جھٹلا سکے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کے چہرے پر نظر جما دی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کیسے معالج ہے؟ میرا مسئلہ سمجھنے اور میری رہنمائی کرنے کے بجائے آپ منطق اور دلیل کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ مجھے جو کچھ نظر آتا ہے میں وہی کہتی ہوں۔ ہم اسے ہی تو سچ کہتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جب آنکھیں دیکھا سچ ہوتا ہے تو میری بات جھوٹ کیسے ہو گئی؟ وہ چیخ کر بولتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ میں نے یہاں آ کر صرف اور صرف اپنا وقت برباد کیا ہے۔ وہ نشست کے ہتھے سے لٹکا شولڈر بیگ پکڑنے کے لیے جھکی تو اس کا ہاتھ لگنے سے پیپر ویٹ لٹکڑا کر کلیم پر گر گیا۔ اس نے پیپر ویٹ اٹھانا چاہا مگر ڈاکٹر فرخ نے ٹوک دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی ہمارا وقت ختم نہیں ہوا۔ آپ مناسب سمجھے تو پلیز بیٹھ جائیں۔ ان کے لہجے کا تحمل اور دھیما پن اب بھی برقرار تھا۔ اس شیشے کے گولے کو آپ نے کلیم پر گرتے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا؟ اگر یہ سچ ہے تو جو میں کہتی ہوں وہ بھی جھوٹ نہیں۔ وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ پیپر ویٹ نہیں گرا، آپ کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے۔ آپ کو وہم ہوا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں وہم ہے؟ کیسے مان لیں گے؟ وہ تیز تیز قدموں سے دروازہ پار کر گئی تھی۔ بس کو ڈیک موڑ سے پتوکی کے لیے روانہ ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ ابا ڈیک موڑ تک ان کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں ان کا گلا بھرا آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابا سے کہے کہ وہ اس کے ساتھ گھمبیر چلے اور جب تک وہاں رہنا پڑے اس کے ساتھ ہی رہے، کالج چھوڑنے کے لیے جایا کرے، واپسی پر لینے کے لیے آئے، ہر دم سائے کی طرح اس کے ساتھ لگے رہے۔ اس کا بس چلتا تو وہ کلاس روم میں بھی انہیں ساتھ والی نشست پر بٹھا لیتی، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ دل کو مضبوط رکھنے کا کرامت کرسا اس کی مٹھی میں تھما کر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں دل کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر انجانے اندیشے گل برا رہے تھے۔ کالج کے تصور سے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنے ہائی اسکول کی آدھی پنجابی آدھی اردو بولنے والی، بات بے بات ڈنڈے سے ڈٹائی کرنے والی شاگردوں کو سر جھکا کر بیٹھنے کا حکم دے کر اپنے آنے والے ننھے یا ننھی کے لیے بنائی کرنے والی جمائیاں لیتی
मेज पर कोहनियां धर के ऊँगती हुई स्थानिया देखी थी। कॉलेज की रोबदार और पुरतकम्मन शख्सियत वाले किसी लेक्चर से आज तक इसका वास्ता नहीं पड़ा था। खुदा जाने कॉलेज की मैडमें कैसी होंगी। दराज कद, ऊंचा सा चौड़ा, कानों में बड़े बड़े भाले, ऊंची एड़ियों वाले जूते पहने कॉलेज के बरामदे, राहदारियों में टिक टिक चलती, आंखों पर नफीस फ्रेम वाली ऐनक, चेहरे पर दूर हटो बच के रहना, जैसे तासुरात डंडे से तो नहीं मारती होंगी मगर ऐनक के शीशों की ओर से ऐसी घूरती होंगी कि बंदा बिना नील बिना चोट ही खत्म हो जाए। इस किस्म की मखलूक के साथ इसका गुजारा खासा मुश्किल था। यहाँ ही अच्छा था जो वो एफए की तरह बीए भी प्राइवेट कर लेती, मगर हैजा हो अंग्रेजी और पॉलिटिकल साइंस का, जिन्होंने इसे घर से बेघर होने पर मजबूर कर दिया था। फिर अब्बा को ना जाने क्यों ये वहम सा था कि कॉलेज में पढ़ने से इसमें कुछ अफाकी खसूसियात पैदा हो जाएंगी, वो कोई खास किस्म की शह बन जाएगी। अब्बा के बरक्स इसे इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। अम्मा ने कितना एहतजाज किया, इसे ताया जान के घर भेजने की तजवीज सुनकर वो किस कदर चिरागता हुई थी, मगर अब्बा डटे रहे। अम्मा की राय को वो कभी भी अहम नहीं गिराते थे। इनके नजदीक मकबूल मशवरा सिर्फ इसी इंसान के पास हो सकता है जो कॉलेज में कम से कम 6 माह गुजार चुका हो। वो खुद इस अहलियत से सरफराज थे, तो अम्मा के खदशात को इन्होंने कतई कोई अहमियत नहीं दी थी। दिल से वो भी अम्मा की हम ख्याल थी और इसने दबे दबे लफ्जों में ये बात अब्बा तक पहुंचाई भी थी, मगर बेसूद। अनमाने जी से जब वो अपने कपड़े, किताबें और जरूरत की चंद दूसरी अशिया अटैची केस में रख रही थी तो इसे बार बार रोना आ रहा था। कैसरी चूजे ने, जो इसका सबसे ज्यादा लाडला था, मक्खियों के पीछे इधर से उधर भागते हुए 1-2 बार इसके पैरों पर ठोंगे मारे तो इसका जी चाहा इसे भी बाकी सामान के साथ अटैची केस में रख ले, लेकिन अब्बा पर तो जल्दी सवार थी। इसे कनीज से ये कहने का मौका भी ना मिल सका कि इसके चूजे को रोजाना 2 बादाम पीस कर यहाँ से खिलाती रहे। अब वो इस टूटी खिड़कियों और उखड़ी हुई सीटों वाली बस पे थी, जो नाहमवार सड़क पर पोले खातिर निहायत सुस्त रवि से चल रही थी। कदम कदम पर कोई स्टाफ आ जाता। छोटे छोटे देहात और कस्बों में बस कई कई मिनट ठहरती। हर दफा कंडक्टर एक जैसे फिक्रे दोहरा देता, बस बिल्कुल खाली है, सबको सीटें मिलेंगी, आप बैठने वाले तो बने। और सवारियां इसकी बात पर आंख बंद कर यकीन कर लेती। इन्हें बेजान बोरों की तरह लदे हुए लोग बिल्कुल दिखाई ना देते। एक दूसरे के पांव कुचलते, धक्के देते, भगते झकते वो अनदेखते खला में समा ही जाते और बस एक धचके के साथ फिर से चल पड़ती। पीली धूप मकई के खेतों पर पंख फैलाए ऊँग रही थी। सड़क के दोनों तरफ कीकर नौअहली के पेड़ धूप में खिलखिलाए हुए थे। बिया के बिजोई साग के भुभुरे घोंसले कीकर की हरदार शाखों और टहनी की बारीक टहनियों से लटकते हुए गर्म हवा के थपेड़ों से इधर उधर डोल रहे थे। कभी कभार कीकर के जादान से बने हुए फफूंदों जैसे फूल हवा के साथ उड़ते हुए खुली खिड़की से इसकी गोद में आ गिरते। इसे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। बड़ी सी चादर में इसका दम घुट रहा था। इसने पेशानी पर आया हुआ पसीना पोंछते हुए साथ बैठे अज्जी को देखा, जो अगली नशिस्त पे पेशानी टकाए ऊँग रहा था। इसकी आसमानी कमीज पसीने से भीग कर कमर से चिपक गई थी। बस कोई जोरदार किस्म का झटका खाती तो वो दाएं या बाएं लड़क जाता। वो हर बार बरस रुकने पर इसकी तरफ पर उम्मीद नजरों से देखती, इस आस पर कि वो पूछेगा प्यास तो नहीं लगी। लेकिन पहलों में झूलने और 1-2 बार निश्चित से जुदा होकर हवा में उछलने के बावजूद इसने आंखें नहीं खोली थी। खुद से कहने की हिम्मत इसे नहीं हो रही थी। अज्जी की तेज मिजाजी से अच्छी तरह वाकिफ थी। चंद दफा पहले भी इसके साथ सफर करने का तजर्बा हो चुका था। सफर के दौरान पानी पीने या वॉशरूम ढूंढने की फरमाइश सुनकर वो फरमाइश करने वालों को यूं घूरता जैसे कच्चा ही खा जाएगा। खाला के मंझले बेटे आसिफ को तो इसने एक बार बस में बर्फ का गोला दिलाने के लिए जिद करने पर हल्के हाथ से 2 थप्पड़ भी लगा दिए थे। यही सब सोचकर वो अब तक खामोश बैठी थी। बस जूनिया शहर में रुकी तो गोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें देखकर इसकी प्यास यकलक हद से सवा हो गई। हल्क में जैसे कांटे उगाए थे। खुश होंठों को जुबान से तर्क करते हुए इसने एक बार फिर अज्जी की तरफ देखा। वो अब भी सांप का हालत में था। अज्जी, इसने आहिस्ती से आवाज दी। चंद बार और बुलाने पर जब वो टस से मस ना हुआ और बस भी रवानगी के लिए पर तोड़ने लगी तो इसे मजबूरन इसका कंधा धीरे से हिलाया। इसने सर उठाकर इधर उधर देखा और बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, पत्तों की आ गई? मुझे प्यास लगी है। इसकी नजरों का जाविया फौरन तब्दील हुआ। चलना में वो सुरख आंखों से घूरता रहा।
और फिर हस्बे तवक्को दहाड़ा, तुम पेंडू औरतों को सफर में बड़बड़ बोलने की बड़ी खराब आदत होती है, चैन से मुंह बंद कर बैठना तो आता ही नहीं। वो सहम कर चुप हो रही। तमाम सफर में ये पहला जुमला इसे मुखातब करके बोला था और वो बोलकर पछतावा हो रहा था। पतोकी चल के पी लेना पानी, अब तेरी खातर सारी बसें रुकी रहेंगी। मुझे पहला पता होता तो कूलर साथ लेकर चलता। इसने सीट की पुश से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। ठीक है, पतोकी पहुंचकर पी लूंगी, इसने थूक निगल कर कहा और खिड़की से बाहर देखने लगी। क्या ठीक है, अब पतोकी तक दिल में मुझे कोसती रहेगी और सबर के बड़े बड़े घूंट पिएगी, खुद पर तरस खाएगी। ये सारा कुछ करने की बजाय तो कह क्यों नहीं देती कि ना जी, मैं तो सबर नहीं कर सकती, अभी पानी पीऊंगी इसी वक्त, हर कीमत पर, चाहे सारी दुनिया का निजाम रुक जाए। हूँ, ठीक है जी। वो अहंकार भर के नशे से उठ गया था। वो बस दूर खिड़की की जानिब रुख किए बैठी रही। कुछ देर बाद इसने घुटने पर रखे अपने हाथ की पुष्प जूस के डिब्बे की खुशगवार गीली ठंडक को महसूस किया था। बस साबका सुश्रवी से चल पड़ी थी। दाखला फॉर्म तूने खुद पूछ किया था? खाली डब्बा बाहर फेंकते हुए अज्जी ने पूछा। जी। सारे हिज्जे गलत, लिखाई जैसे पैर की उंगलियों में कलम फंसाकर खताती की हो। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी तेरा फॉर्म क्लर्क को पकड़ाते हुए। वो पूछ लेता कि भाई किस पागल खाने को दाखिल करवाने लगे हो यहाँ, जिसे अपने इलाके का नाम भी ठीक लिखना नहीं आता, तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। कंगनपुर में तूने गाफ के 3 डंडे डाले थे। बंदा पूछे ये उर्दू का कौन सा हरूफ है जिसमें 3 डंडे आते हैं? वो बता सकती थी कि तीसरा डंडा दरअसल जबर था, लेकिन इस वक्त इसे सिर्फ इस ठंडे मशरूब से दिलचस्पी थी जिसे वो घूंट घूंट हल्क में उतार रही थी। तुझे किस अल्लाह के बंदे ने कॉलेज में पढ़ने का मशवरा दिया है? अब भी लिखवा ले मुझसे। कॉलेज में बढ़कर भी तो इतनी जाहिल और बेवकूफ रहेगी जितनी अब है। तो जैसी पेंडू लड़कियां शहर के तौर तरीके सीख भी जाएं, तो इनका पेंडूपन इनका पीछा नहीं छोड़ता। दुकान पर टॉफी खरीदने जाओगी तो कहेंगी शॉपकीपर भाई जरा मीठी गोलियां तो दीजिएगा। वन वे सड़क पार करते हुए भी दोनों तरफ देखना नहीं भूलती, और कहीं जो कोई गाड़ी अपनी तरफ आती देख ले तो हाय अल्लाह कहकर सड़क के दरमियान खड़ी हो जाएंगी। ये तो हाल है तुम लोगों का। इसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर वो बड़बड़ाते हुए एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। पता नहीं मुंह में जुबान भी है या गूंगी पैदा हुई है। पत्तोकी से अंधेर कबीर तक का सफर निस्बतन बेहतर तजर्बा था, मगर बस बहरहाल बस होती है। इसका मखसूस माहौल कभी भी पेश नजर से ओझल नहीं होता। बस स्टॉप से ताया जी के घर तक का 7-8 मिनट तक का पैदल रास्ता था। जामिया मस्जिद वाली गली से गुजरकर जब वो बुझे हुए नीले रंग के दरवाजे और सफेद चूने से पत्ती दीवारों वाले पुख्ता मकान के सामने पहुंचे, तो सफर की कोफ इसके असाब पर बुरी तरह सवार हो चुकी थी। वो फौरन किसी चारपाई पर गिरकर बेसुध हो जाना चाहती थी। दरवाजा खुला था। पुख्ता ईंटों का नाहमवार फर्श, जिस पर जहां बजा खुश खोंटे से उतरी पेड़ियों की मानत सीमेंट उखड़ा हुआ था, अभी अभी धोया गया था। शहर में ताईजान बांध की खरी चारपाई पर कोहनी के बल दराज थी। इनके बालों में मेहंदी लगी थी, जिसे सुखाने के लिए वो धूप में लेटी थी। बरामदे की चीखी उठी हुई थी। सदफ बच्ची खाने के दरवाजे में फर्श पर बैठी आलू छील रही थी। इन्हें देखकर वो दुपट्टे से हाथ साफ करती उठी और आकर इसके गले लग गई। ताई अम्मा चारपाई से टांगे लटकाकर बैठ जरूर गई थी, मगर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट की कोई असर दिखाई ना देते थे। इसके सलाम का जवाब भी इन्होंने इतनी मध्यम आवाज में दिया था कि वो सुन ना सकी। सद्दफ दोबारा तरकीब बनाने बैठ गई थी। अजीज का टैची केस बरामदे में रखकर बाहर चला गया था। वो ताईजान के पास चारपाई के एक सिक्के पर टिक गई। पत्तों की ज्यादा नजदीक नहीं पड़ता, भले तुम रोज आती जाती, वहां तो बहुत बड़ा लड़कियों का कॉलेज है, इधर बड़ी मुसीबत है। फौजी झगड़ा यहाँ कम्पीट तक तो आता नहीं है। सद्दफ को रोज 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलकर चेक पोस्ट जाना पड़ता है। वापसी पर फिर वही खज्जल मुशक्कत, पास बनवाना पड़ता है, नहीं तो ड्राइवर गाड़ी में बैठने नहीं देता। पत्तोकी में दाखला ले लेती तो घर से दूरी तो ना सहनी पड़ती। परदेस फिर परदेस होता है, चाहे गलियां सोने की ईंटों से क्यों ना बनी हो और शहर के मीनार चांदी के हों, सो ऊंच नीच हो जाती है। भाई करीम ने पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें इधर दाखला करवा दिया है। भाईजान ने आते ही से बावर करवा दिया कि वो इसके आने से खुश नहीं। इनका रवैया इसके लिए गैर मुतवक्के नहीं था, कि कोई ढकी चुकी बात नहीं थी
कि ताई जान इनके घर के किसी भी फर्द को पसंद नहीं करती थी। पतोकी बड़ा दूर पड़ता है, इधर से पहले कंगरपुर से डेग मोड़ आओ, फिर आगे पतोकी के लिए 2G बस पकड़नी पड़ती है। सफर तो थोड़ा है पर 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अब्बा कहता था हॉस्टल में नहीं रहना, इसलिए जी वो जल्द से जल्द वहां से उठ जाना चाहती थी, मगर इस ख्वाहिश पर अमल नहीं कर सकती थी। ताईजान दोबारा पहले वाले अंदाज में लेटकर सामने वाली दीवार को देखने लगी थी। वो यूं लाताल्लुक हो चुकी थी जैसे वहां मौजूद ही ना हो। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो अपनी मौजूदगी को किस तरह से जाहिर करे। सद्दफ ने भी रस्मी सवालों के बाद चुप साध ली थी। इस वक्त इसकी तमाम तर तवज्जो प्याजों और आलुओं पर थी। ताया जी कहाँ हैं? आखिरकार इसे एक फिक्रा सूझ ही गया। मौलवी साहब की बच्ची फोत हो गई है, जिस जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए हैं। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।